नमस्कार। आज हम अशोक विहार फेज 3 के अंदर जो दिल्ली में है और आज हम ऐसी शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जिन्होंने पूरा जीवन समाज में लगाया और समाज में लगाया ही नहीं, जो आज लोग बड़े बड़े ओहदों पर हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं, उनको अपने हाथ से चाय पिलाई, खाना खिलाया। और मैं बात कर रहा हूं ऐसी शख्सियत की जो हमारे बीच में है, कमलेश माधुरिया जी। कमलेश माधुरिया का परिचय वो बहुत ही भयंकर परिचय है। वो भयंकर मैं क्यों बता रहा हूं कि जिस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर माता दीन जी लगे थे, वो लॉ फैकल्टी के अंदर उन्होंने काफी सारे आज जो अच्छे अच्छे जज हैं या अच्छे अच्छे वकील हैं वो उन्हीं की देन है। अगर मैं सीधी सीधी बात करूं कि जिस समय माता दीन जी लगे थे उस समय ना रिजर्वेशन की कोई बात थी और उस समय बड़ी कठिन परिस्थितियों के साथ उन्होंने मुकाबला किया। तो आज हमारे बीच में है कमलेश माधुरिया जी। कमलेश माधुरिया जी, आपका चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद। माधुरिया जी, बड़ा एक पीड़ा होती है। उस समय मैं बात कर रहा हूं कि जिस समय सर जो है माता दीन जी जब दिल्ली में आए और वो प्रोफेसर यहाँ लॉ फैकल्टी के अंदर लगे और उन्होंने बहुत सारे लोगों को लगाया जी। और आज आप उनकी अर्धांगिनी रही और जिन लोगों को आपने अपने हाथ से चाय बना के खिलाई, खाना खिलाया, आपने अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया। आपने सोचा कि मेरा समाज आगे कैसे बढ़ा। तो आज की जो परिस्थिति है, जो लोग आज अफसर हैं, जो जज हैं या जो अच्छे अच्छे वकील हैं, आज वो सोच क्यों नहीं रहे कि भाई जिन्होंने हमें इतना यहां तक पहुंचाया, आज उनके लिए हमें कुछ अपने में तो कुछ दान करना चाहिए या उनकी हेल्प करनी चाहिए। देखिए, जो आप ठीक कह रहे हैं कि ये तो उन्होंने कोई हमारे समाज के लिए काम नहीं किया। ये स्टूडेंट जब होता है तो जब टीचर होता है, प्रोफेसर होता है, कोई भी होता है तो वो कास्ट नहीं देखता है, वो सिर्फ स्टूडेंट की काबिलियत देखता है। वहाँ जो लोग पढ़े हैं तो उसमें कोई एक कास्ट की बात नहीं करेंगे। जो आज हमारे चंद्रचूड़ हैं वो भी 78 के इनके स्टूडेंट हैं। कपिल सिब्बल हैं, वो उनसे पहले भी स्टूडेंट रहे हैं। मनु सिंह भी हैं। संजय किशन कौल हैं जो जिन्होंने ट्रांसजेंडर पे वो दिया था, AK सीकरी। हाँ, वो भी उन्हीं के स्टूडेंट रहे हैं। मतलब IAS IPS जज लोअर कोर्ट में और हाई कोर्ट में तो बहुत ज़्यादा हैं। और पूरी इंडिया में IAS IPS और जो भी इनकम टैक्स ऑफिसर है या जहाँ पे भी जो भी रेलवे में है, कहीं पे भी हैं, उनके IRS में स्टूडेंट निकले हैं। वो सब जानते हैं कि उनकी क्या उस टाइम हैसियत थी। और जहाँ तक अपने समाज का सवाल है, अपने समाज के लोगों को उस टाइम में, जबकि कोई प्रोफेसर था ही नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उस समय में उन्होंने अपने लोगों को, जो भी गांव से ग्रामीण इलाके से लोग आते थे, उसमें कास्टिज्म नहीं देखा जाता था, ग्रामीण लोगों को देखा जाता था ज़्यादा। चाहे उसमें बैकवर्ड के स्टूडेंट होते थे या टीचर बनने के लिए आते थे, काफ़ी मेहनत करके आते थे, तो उनको सबको एक तरह से अप्रोच करके कि देखो इसका घर पता नहीं कितना गरीब है और इस तरह से वो जैसे तैसे करके वो आज यहाँ तक पढ़ा है। तो इससे समाज पे भी असर पड़ता है कि अगर एक रोज़गार के लिए इंसान इतना लिख पढ़ रहा है, PhD भी कर रहा है या MA भी कर लिया है, MPhil भी कर लिया है, तो अगर उसको समाज देखता है कि वो बेरोजगार है तो समाज पे असर पड़ता है कि पढ़ने लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जब हम उसको काबिल बना के उस जगह पे खड़ा कर देते हैं, एक प्रोफेसर बन जाता है या स्कूल में भी टीचर बन जाता है या कहीं पे भी रोज़गार में आ जाता है, तो समाज पे एकदम असर पड़ता है कि हमें लिखना पढ़ना चाहिए और हमें भी इन्हीं की तरह काबिल बनना चाहिए। ये तो लिख पढ़ने का, हमें शिक्षा का मतलब महत्व पता चलता है, हमारे समाज को महत्व चलता है, क्योंकि उस टाइम में हमारे पास ना तो इतनी जागरूकता थी कि हमारे बच्चों को कोई पढ़ाए, और जो बच्चे माँ बाप नहीं खुद पढ़ाना चाहते थे वो कहते थे क्या पढ़ के होगा, कुछ नहीं होगा,
उस टाइम उन्हें शिक्षा का पता ही नहीं था। जो बेचारे गरीब आदमी थे, गुलामी में जिंदगी जी रहे थे, उनको नहीं पता था कि शिक्षा का महत्व क्या है। उन लोगों को जैसे तैसे करके इन्होंने इस काबिल बनाया। हर एक जगह, चाहे वो टीचर की भी है, चाहे कहीं पुलिस में भी है, उसकी भी सिफारिश की है कि हाँ भाई, इसको, ये गांव से आया, इसका घर इतना गरीब है, आप उनको रोजगार दो। यूनिवर्सिटी में जो है, जैसे आपके ये पीसी पतंजलि हैं, पीसी पतंजलि भी काफ़ी गरीब घर के लोग थे, तो उनको टीचर बनाया इन्होंने, प्रोफेसर बनाया, लेक्चरर लगवाया डॉक्टर स्वरूप सिंह से कह के। उस टाइम वाइस चांसलर थे और वो हरियाणा के ही थे, और हरियाणा के मेरे हस्बैंड भी थे। तो इन लोगों ने काफ़ी लोगों को ऐसे लगवाया। एक डॉक्टर रतन सिंह थे श्रद्धानंद कॉलेज में, और डॉक्टर गोविंद सिंह थे, वो हिंदू कॉलेज में ही थे, जो रिटायर होने के बाद, जो कि आज हिंदू कॉलेज के जो प्रोफेसर लगे हुए वहाँ, उन्हें भी पता नहीं होगा कि जब वो बंदा बेचारा रिटायर हुआ था, उसकी कुर्सी गंगा जल से धोई थी, उसके कमरे को गंगा जल से धोया था हिंदू कॉलेज में। वो नहीं पता होगा लोगों को, आजकल के लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन जब वो रिटायर हुए थे, उनके चेयर, कमरा गंगा जल से साफ किया गया था। तो ये उस टाइम की बात लोगों को लगाया। तो और जब ये एससी कमेटी के मेंबर बनाए जाते थे कि भाई एडमिशन कमेटी है तो उसमें एससी मेंबर होना ज़रूरी है, ये राजीव गांधी के टाइम में भी ये ऑर्डर निकला था। और उन्होंने देखा जाए तो राजीव गांधी के टाइम में स्पेशल ड्राइव करके भी निकला था। और एक राजीव गांधी के टाइम में जो रूल निकला था वो ये था कि हमारे लोगों को, मेरे हस्बैंड के साथ भी काफ़ी ऐसा हुआ कि जब इंटरव्यू होते थे तो एससी को नहीं लिया जाता था। मेरे हस्बैंड थे, लेक्चरर लग गए, ठीक है, पीएचडी हो रही थी, उसका रिजल्ट आ गया था, लेकिन पहले तो पीएचडी में ही काफ़ी अड़ंगा लगाया गया। उसको हम छोड़ देते हैं कि क्या अड़ंगा लगाया, लेकिन जैसे तैसे वो पीएचडी हुई। जब इंटरव्यू हुए उस टाइम में एससी के लिए तो यही थे और सीनियरिटी में भी यही थे, उनको नहीं लिया। उसको अब असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर करके होता है। उस टाइम लेक्चरर, रीडर, जब प्रमोशन होता था तो रीडर कहा जाता था, तो इनको रीडर में नहीं लिया गया। जबकि रिजल्ट आ गया था पीएचडी का भी और सीनियरिटी में भी यही थे। लिया किसको गया था? एक लेडी थी, वो बैकवर्ड थी और शायद जो वैसे वो सिख थी मेरे ख्याल से, एस के वर्मा नाम लिखनी थी, उनको लिया गया, जिसकी की पीएचडी एडमिट हुई थी। बस उन्होंने सिर्फ दी थी अपनी तरफ से, भाई उसमें काट छांट भी होती है, उसको दोबारा भी किया जाता है, वो क्लियर नहीं हुई थी उसकी पीएचडी, लेकिन एक पीएचडी वाले आदमी को नहीं लिया था और जिसकी पीएचडी एडमिट हुई थी बस उसको लिया गया था, जो सबमिट की थी उन्होंने, उनको लिया था। तो राजीव गांधी के टाइम में एक ऐसा रूल निकला था, जबकि इनका तो खैर हो गया था, रीडर हो गया था, जो पी के त्रिपाठी थे, डीन थे, उन्होंने ही इनको लेक्चरर लगाया था, क्योंकि इन्होंने टॉप किया था एलएलएम में, तो उन्होंने लेक्चरर लगाया था। अगली बार से ही उन्होंने लेक्चर लगा दिया था सेशन शुरू होते ही। और वो लॉ कमीशन में चले गए थे। लॉ कमीशन में जाने के बाद इन लोगों ने 10-12 साल तक किसी ने उनको प्रमोट नहीं किया। फिर लॉ कमीशन से जब वो लौट के आए तो फिर डीन बन गए, तब उन्होंने फिर से इनको रीडर बनाया। लेकिन राजीव गांधी के टाइम में एक रूल निकला था कि जो भी लेक्चरर 10 साल रह गया उसके बाद वो प्रमोट होकर रीडर आ जाएगा, और उसी तरह से रीडर जो बना है वो 10 साल के बाद प्रोफेसरशिप में आ जाएगा जी। तो ये रूल बना था। तो उसके बाद काफ़ी लोगों के चांस बढ़े और उनको प्रमोशन मिलना शुरू हो गया। एससी लोगों को प्रमोशन, जो हमारे नए नए प्रोफेसर लोग आ रहे थे, लेक्चरर, उनके प्रमोशन होते गए। अब ये एससी एसटी कमेटी बैठती थी, उसमें एससी एससी कमेटी बना रखी थी, तो वो अपॉइंटमेंट के लिए था कि भाई जब भी कहीं के अपॉइंटमेंट होंगे तो इनको ज़रूर बुलाया जाता था। एक इनके जूनियर थे डॉक्टर ज्ञानचंद जी, वो 11 आगरा के थे, वो आगरा के थे, उनको भी इन्होंने लगाया। एलएलएम जब पढ़ाया इन्होंने काफ़ी मदद करी उनकी, उनको कह के त्रिपाठी साहब से भी
तो उसको भी अपने साथ लगाया, और वो भी लेक्चरर थे, प्रोफेसर बने, वो भी अच्छे आदमी थे। तो अगर ये नहीं होते थे तो ज्ञानचंद जी को बुलाया जाता है। उसमें क्या होता था कि हम लोग क्या, मैं वो चलाऊं क्या इसी, नहीं उनमें क्या होता था कि क्योंकि ये कानून के जानकार होते थे दोनों, अगर कोई प्रिंसिपल किसी को अपॉइंट करने में कैंडिडेट को कोई परेशानी करता था तो ये लॉ के हिसाब से उनको बताते थे कि नहीं, लॉ ये है, आपको इसको करना पड़ेगा। है जो आज हमारे यूनिवर्सिटी में इतने टीचर लेक्चरर ये सब भरे पड़े हैं, उस टाइम के इनके लगाए हुए थे। आज वो सब सोए हुए हैं, उन्हें ये नहीं लेना देना कि कौन क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसने मदद की है, वो सिर्फ अपने में खुश हैं और भी कुछ नहीं। तो वो बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं, वो अपने आदमियों को नहीं लगा रहे हैं। अगर उनके पास किसी की सिफारिश जाती है तो वो उसमें कास्टिज्म ढूंढते हैं, ये चमार है, जाटव है, ये तो वाल्मीकि है, ये तो दूसरे हैं, धानक है। तो जो हम लोगों में कास्टिज्म अपने अंदर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं हमें लेके डूब रहा है, हमारे समाज को लेके डूब रहा है। और यही कारण है कि हम कास्टिज्म अपने में ही करते करते हम ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं। ब्राह्मण करते हैं ठीक है, लेकिन हम ब्राह्मण से कोई कम है क्या? आपस में ही है, आपस में ही हमने कर रखा है। और ये सिर्फ राजनीति में ही नहीं है, ये हर एक अपॉइंटमेंट जब होते हैं उनमें सब में होती है, जब प्रमोशन होता है सब में होता है ये कास्टिज्म। तो कहीं ना कहीं हम अपने इतिहास को भूल रहे हैं। आज हम जगजीवन राम को गाली देते हैं। जगजीवन राम कांग्रेस का पिट्ठू था, कांग्रेस का दलाल था। आप ये बताओ, अगर जगजीवन राम ना होता और हमारे में से कोई भी जगजीवन राम के अलावा कोई भी मिनिस्टर नहीं होता तो क्या हमारे लोग इतने ही पढ़े लिखे होते? नहीं होते ना। तो आज हम क्यों गाली दे रहे हैं? आज हम अपना इतिहास क्यों भूल रहे हैं? चरण सिंह को गवर्नमेंट ने भारत रत्न दिया। आज हमारे समाज में से कितना, कोई भी एक आदमी मुझे ये बता दे कि हम जगजीवन राम के लिए लड़ रहे हैं कि उसे भी भारत रत्न दिया जाए। लेकिन कमलेश जी, मैं आपको रोकूंगा, आपने मैंने जगजीवन राम का नाम लिया, लेकिन उनके परिवार के जो लोग, अगर मैं सीधा सीधा बात करूंगा, मीरा कुमार का मैं नाम लेना नहीं बोलूंगा, मीरा कुमारी लोकसभा के अंदर स्पीकर रही, क्या उन्हें अपने पिताजी की याद नहीं आई कि भाई मेरे पिताजी को भी मतलब इस तरीके के सम्मान मिलना चाहिए? जब आप नहीं बोलोगे तो आपकी आवाज उठाएगा कौन? ठीक है। जब आप आवाज उठाएंगे तो आपके साथ चलेंगे ना कि जगजीवन राम ने भारत के लिए बहुत कुछ किया। भारत का मिनिस्ट्री का सबसे लंबा इतिहास जगजीवन राम का है जी। चरण सिंह 1937 में आए पॉलिटिक्स में, और वो मिनिस्टर उस टाइम अंग्रेजों के हिसाब से बने, जो अंग्रेजों की वो गवर्नमेंट थी उसके हिसाब से उन्हें मिनिस्टर बनाया। जगजीवन राम 1935 में आए, तो सीनियर कौन है? जगजीवन राम। और जब तक जिंदा रहा ये आदमी जगजीवन राम नाम का, तब तक वो मिनिस्टर रहा। 40 साल 42 साल किसी का मिनिस्टर रहना आसान नहीं होता। और उसने कहाँ पर क्या काम नहीं किया, जिस डिपार्टमेंट में उसको मंत्रालय मिला उस जगह उसने भर भर के अपने आदमी को देखा, भरा है। चाहे वो पानी पिलाने वाला हो, 5वीं पास हो, चाहे स्वीपर हो, उसने रेलवे में क्या, लेबर मिनिस्ट्री में क्या, डिफेंस में क्या, भाई जाओ फौज में जाओ, फौज में जाओ। आपने सब कुछ करा, लेकिन क्या हमारे समाज ने कभी उसका नाम लिया कि भाई इसे भी रत्न, भारत रत्न मिलना चाहिए? तो यही मेरे हस्बैंड के साथ हो रहा है, यही आज मेरे पति के साथ हो रहा है कि इस यूनिवर्सिटी में सैकड़ों लेक्चरर लगाए, प्रोफेसर तो लगाए, जो कर्मचारी हैं उनको लगाया। कर्मचारियों की एसोसिएशन इन्होंने बनाई, कर्मचारियों की एसोसिएशन बनाई, और उसमें जहां भी चपरासी है वो लगाओ, क्लर्क है वो लगाओ, आप कहीं पे भी लगाओ, स्वीपर की है नहीं इनको लगाओ। हमारे कोई घुसने नहीं रहता था। हमारे लोगों ने वहां पे, हमारे हस्बैंड ने वहां पे काम किया, एक पूरे कर्मचारियों की एक एसोसिएशन बनाई। चाहे वो किसी भी कॉलेज में लगे हुए हैं, किसी मेडिकल कॉलेज भी जो है, जो दिल्ली के अंदर आता है, उस मेडिकल कॉलेज में भी हमारे लोगों के साथ बहुत काम किया उन्होंने। क्या आपको लगता है ये जो मैं ऐसे सब यूज कर रहा हूँ, गद्दार निकले थे? जी, गद्दार सब निकले? देखो बड़ा शब्द है थोड़ा सा।
गद्दार मैं किसी को नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे किसी को कहने का गद्दार हक नहीं है। इतना ज़रूर है कि लोग अपना काम निकालते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन मैं कमलेश जी वही बात आपसे मैं कहने जा रहा हूँ, अगर उस समय आप साहब के कहने से आप चाय बना के नहीं देते, आप उन्हें खाना बना के नहीं देते, तो क्या वो इस समय जो देश के क्रीम है उन पदों पर होते? क्योंकि आपका जो बलिदान है वो किसी से कम नहीं है। और बलिदान मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस महिला ने अगर अपने हस्बैंड को ये कह दिया कि आपको ये काम करना है तो करना है, लेकिन आज आपके बलिदान को क्यों नकारा जा रहा है? इतने सेल्फिश क्यों लोग दिखाई दे रहे हैं? भाई जिन्होंने आपको इतना बड़ा किया, आपको इस हद तक पहुंचाया, आप उनका नाम लेने से मतलब गुरेज कर रहे हैं। देखिए, अभी इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है, सबके सामने खड़ी है, सबके साथ पता है, लॉ फैकल्टी के सब टीचर्स को पता है, कर्मचारियों तक को पता है, जिसका मुझे नहीं पता कि मैं ठीक है हमने बना दिया, इन्होंने पैसा कलेक्ट किया बनाया। यूनिवर्सिटी का एक पैसा नहीं लगा उसमें, गवर्नमेंट का किसी का पैसा नहीं लगा, ना दिल्ली गवर्नमेंट का ना सेंटर का। जो कुछ करा इन्होंने लोगों से मांग मांग के करा, जो इनके स्टूडेंट थे, चाहे उसमें कपिल सिब्बल है, चाहे अरुण जेटली थे, हैं, चाहे और थे भूपेंद्र हुड्डा है, ये तो हमारी शादी तक में गए। अच्छा, मैं उन्हीं की कार में आई हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँ। और वो जब भी जाते थे उनसे मिलने कि भाई हुड्डा साहब आपसे मिलने आ रहे हैं, तो वो पहले ही तैयार रहते थे, अरे किसी को रोकना नहीं है, अपने सेक्रेटरी को बोल देते, कोई नहीं उनको रोकेगा, सीधा आने दो। और कहते थे जैसे ही आ गए कि अरे आप, मैं तो आपका ड्राइवर हूँ। हुड्डा साहब इतना सम्मान करते थे, मैं तो आपका ड्राइवर हूँ, कहिए क्या हुक्म है। क्योंकि इन्हें पता था हुड्डा साहब को भी कि ये अपने काम से तो आए नहीं है, ये समाज के काम से आए हैं, और जो भी उनको कहा जाता था वो करते थे काम। तो हुड्डा साहब इनके शिष्य रहे हैं? हाँ जी, किस चीज में? लॉ किया हुआ है ना उन्होंने, तो उस टाइम लॉ के स्टूडेंट थे वो। जब मेरी शादी हुई है तो वो लॉ के स्टूडेंट थे 74 में। देखिएगा, कमलेश मधुरिया की आंखों में आंसू झलकते हैं, क्यों ना झलकें। आज आप देख रहे हो एक छोटे से मकान के अंदर, छोटे से फ्लैट के अंदर रह रही हैं, ठीक है, ज्यादा हम आशा करते हैं तो उसमें ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि हमने समाज के लिए काम किया, समाज के काम के लिए नहीं किया, आपने सिर्फ अपनी पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए काम किया। लेकिन ये शख्सियत तो जो नाम गिनाए हैं, इतने बड़े नाम गिनाए हैं, चाहे मैं जज की बात करूं, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात करूं, चाहे मैं हाई कोर्ट की बात करूं, इतने सारे नाम गिना दिए। और ये नाम वही गिना सकता है जिन्होंने समाज के लिए काम करा, जिन्होंने उन लोगों के लिए काम किया है। और आज ऐसी परिस्थिति कि आज जिन लोगों के लिए काम किया, एक दो शब्द 2 मिनट की बात करने के लिए तैयार नहीं है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आज भी लोग हैं, वो सिर्फ अपनी वाहवाह कर रहे हैं कि हमने ये काम किया। क्योंकि आज जो टीचर एंड स्टूडेंट वेलफेयर है उसके बड़े बड़े अधिकारी बने हुए हैं, लेकिन कभी प्रोफेसर माता दीन जी की याद आई, जिनके माध्यम से जो आपने जो एसोसिएशन बना रखे हैं या आपने संगठन बना रखे हैं कि आपके लिए जो माता दीन जी ने जो किया है काम, उनको याद रखना चाहिए। आज जैसे कि बताया कि जो एक बहुत बड़ा एक उनका हॉल है, आज उस नाम के लिए कमलेश मधुरिया जी दर दर की ठोकरें खा रही हैं। क्यों भाई, क्या कारण रहे? क्यों नहीं उनकी आपने हेल्प करी, और क्यों हेल्प करना नहीं चाहते? ऐसे सूखी बावा लूटने से कोई फायदा नहीं है। प्रोफेसर माता दिन का नाम है, माता दिन का नाम रहेगा, और इतिहास गवाह है। और जो लोग इस समय जज बने हैं या अधिकारी बने हैं, उनको याद रहेगा, उनका मन बार बार उनको टीसेगा कि भाई जिन्होंने हमें इतना बड़ा योगदान दिया और इतना हमें यहां तक पहुंचाया, उनका बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने जब हॉल बनाया तो उस टाइम इन्होंने सब लोगों से कलेक्ट किए, जो भी आईएएस थे, प्रोफेसर थे, वकील थे, जो भी इनकी जानकारी में थे, उनसे पैसा लिया। हमें नहीं पता कितनी बार पेरेंट्स आते थे बच्चों के, स्टूडेंट के, वो बिजनेसमैन थे, वो भी आते थे, दे के जाते थे। एक बिजनेसमैन थे कोई, उन्होंने 2 ट्रक सीमेंट दिया था यहाँ पे जब हॉल बना था। उसके बाद क्या होता है हमारा, अगर आप ये देखिएगा कि हमारा क्या हुआ उस टाइम जब हमने यूनिवर्सिटी को हॉल बना के दिया। हॉल बनाया, बन गया, सब कुछ तैयारी हो गई, नाम रखा गया, लेकिन रजिस्ट्रार ने, उस टाइम का जो रजिस्ट्रार थे, उन्होंने हमारे खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया
कि भाई इन्होंने बिना परमिशन के हॉल बना दिया। परमिशन किसकी थी? वीसी हमारे उपेंद्र बख्शी थे, लॉ फैकल्टी के डीन भी रहे वो। उस टाइम में बात जब शुरुआत हुई थी तो उन्होंने कहा हाँ ये जमीन पड़ी, आप इसमें बनाओ, मेरी इजाजत है, मैं बैठा हूँ, कोई बात नहीं है। लॉ फैकल्टी की जमीन है, लिखित में नहीं लिया, वो गलती हुई। नहीं नहीं मैडम, मैं लिखित में नहीं मानता। आपने अपने परिवार के लिए नहीं ली ना, आपने अपने किसी घरेलू इस्तेमाल के लिए ली नहीं हाँ, ना, आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ली ना। आप सुनिए, अभी हाँ, रजिस्ट्रार ने केस कर दिया, हमारी 8 महीने तनख्वाह नहीं मिली। बाप रे बाप। हम 8 महीने हमने कैसे निकाले ये कोई नहीं जानता ना। हमारे बच्चे पढ़ रहे थे, ये लड़का 12th में था उस टाइम, विकास, लड़की 11th में थी। जब पेपर में निकलता था कि भाई प्रोफेसर माता दीन ने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, तो बच्चे भी उनसे पूछते थे कि आपके पापा ने क्या कर दिया। आज स्कैम इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, कोई नहीं पता चलता। लेकिन हमारे हस्बैंड ने अपनी जेब से लगाए पैसे, चाय पानी पिलाने के लिए मजदूरों को भी, कई बार मजदूरी पैसे भी नहीं होते तो अपने पास से दे दिए, चलो भाई कोई बात नहीं, आप काम करो। कभी उनकी दिवाली नहीं, कभी उनकी होली नहीं, कोई त्योहार नहीं, वहाँ जाके हॉल बनवाने, सुबह सुबह जाके वहाँ खड़े होते क्लास से पहले, वहाँ से आते तराई वराई करके, फिर तैयार होके जाते, क्लास लेते, फिर शाम तक वहीं रहते और फिर वो काम करते हैं। हमें 8 महीने तक तनख्वाह नहीं मिली। जब वहाँ के हाई कोर्ट में जज ने कहा कि ये कोई बिल्डिंग उन्होंने अपने लिए नहीं बनाई, ये यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है, किसने बनाई है, कहाँ से पैसा आया, उसके नहीं है, ये कोई इनके नाम नहीं हो गई है, इसलिए आपको ये केस करने की कोई वो नहीं है। जो तब हमारा केस खत्म हुआ। आप ये बताइएगा, अगर जनरल क्लास के आदमी यही काम करता तो उसे गवर्नमेंट अवार्ड देती, बीसी बनाती, अवार्ड देती, सब कुछ करती। लेकिन हमें क्या मिला? हमें कुछ नहीं मिला। हमने तो बुराइयों के अलावा कुछ नहीं किया। तो हमें किस तरह से मारा जाता है हमारे समाज को, ये हमें अच्छे से पता है। यहाँ से रिटायर हुए, कुछ दिनों सुप्रीम कोर्ट में काम किया, फिर जो यूपी के वो थे गवर्नर माता प्रसाद सूरज भान जी, सूरज भान, वो हरियाणा के थे, अम्बाला के, उन्होंने इनको बुलाया, कॉल किया कि आप रिटायर हो गए, आप इधर आओ वीसी बनने के लिए। उन्होंने 3-4 जगह बताई, लेकिन इन्होंने कहा कि भाई मेरे बच्चे ऐसे नहीं है कि मैं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि लड़की की भी शादी नहीं हुई थी और सारे बच्चे, तीनों बच्चे पढ़ रहे थे, कि मैं पास के पास रखना पसंद करूँगा, मैं जिससे कि आना जाना रहे मेरा। बच्चे भी मुझे ये ना कहें कि भाई पापा छोड़ के चले गए, और बच्चों के बिगड़ने में देखो टाइम नहीं लगता। तो उस टाइम इसने, मेरे बेटे ने MBBS कर लिया था जब वो रिटायर हुए 99 में। उसके बाद वो MD कर रहा था, लड़की MPhil वगैरह कर रही थी, तब तक वो पोस्ट पे नहीं गई थी किसी। आगरा में इनका कर दिया, जबकि यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपने लोगों को भरा वहाँ पे। उन्होंने कहा कि भाई अपने आदमी को लगाना हमें, तो PC पतंजलि को दिया जौनपुर यूनिवर्सिटी के ये VC बनाए, वो इन्होंने बनवाए। रमेश चंद्रा को दिया झांसी यूनिवर्सिटी, जो केमिस्ट्री का था वो है। एक SP सिंह थे कोई, वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के बने VC, वो इनके थ्रू बने। इन्होंने कहा भाई इनको बना दो, ये अपने आदमी है, इनको बना दो। दूसरा जो है आगरा की था, उन्होंने कहा आगरा का अंबेडकर चेयर मिलेगी, वहाँ पे अंबेडकर चेयर खाली है और VC की पोस्ट 4-6 महीने में खाली होगी, अगर आपको लेनी तो ले लेना उस टाइम। फिर इन्होंने कहा कि नहीं, अंबेडकर चेयर ही ठीक है, क्यों, आगरा से आने जाने में हमें आसानी थी। और ये उस टाइम 2-3 उसके वो थे, चेयरमैन भी थे कॉलेज पे, जो दीनदयाल उपाध्याय है उसके चेयरमैन थे, और इनकी मीटिंग चलती रहती थी। वहाँ पे भी जाके इन्होंने कुछ लोगों से पैसा इकट्ठा करा, कुछ और लोगों से, वहाँ के जो लोग थे वहाँ से इकट्ठा किया, और जो अपनी तनख्वाह थी उस टाइम 40,000 मिलती थी 2000 में। 40,000 कोई कम नहीं होती उस टाइम में। एक पैसा घर में नहीं लाए, वहाँ पे अंबेडकर भवन के ऑडिटोरियम बनाने के लिए वहाँ पे अपनी पूरी 6 साल तक तनख्वाह दी है। जो थोड़ा बहुत बचा हुआ, जब ये 2005 में सितंबर में वापस आए, तभी रिजाइन करके कि नहीं अब नहीं जा सकते हैं, आने जाने में थोड़ी दिक्कत होने लगी थी ना, शुगर भी हो गई थी। उस टाइम में कुछ काम बच रहा था,
वो मायावती ने पूरा किया है। उस टाइम में मायावती की गवर्नमेंट आ गई थी जब 2007 में, उन्होंने वो काम पूरा किया है। और उस टाइम में उस अंबेडकर भवन के नाम से, ऑडिटोरियम के नाम से बदल के मायावती ने उसको यूनिवर्सिटी में काशीराम बना दिया, काशीराम भवन बना दिया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता काशीराम बने या माता दिन बने, हाँ हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो हमारे महापुरुषों के लिए काम करना था, वो किया। तो हमारे हस्बैंड ने इधर उधर के पैसे नहीं लुटाई करी कि भाई वहाँ से भी लो, वहाँ से भी लो। हमने पेंशन में गुजारा किया उस टाइम, हमने पेंशन में गुजारा किया। और इन्होंने सारी अपना जो भी इनकम हुई है आगरा यूनिवर्सिटी से, वो सब वहीं की वहीं लगा दी। आपने कमलेश मधोरिया जी ने बहुत अच्छे विस्तार से प्रोफेसर माता दिन व उनके शिष्यों के बारे में बताया। आप शिष्य कैसा होना चाहिए और शिष्य को कुछ अपनी ये जो माता जी हैं कमलेश मधोरिया जी के बारे में सोचना चाहिए कि भाई जिनके हस्बैंड ने दिन रात एक करके हमारा साथ दिया, उनको हमें कुछ पैसे से मदद नहीं कर सकते, लेकिन जो मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर 2 शब्द कहकर या उनका आशीर्वाद लेकर हम समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। बड़ा सोचने का सफर है कि जिन महापुरुषों ने काम किया, उन्होंने अपने सेल्फ इसके लिए काम नहीं किया। चाहे बाबा साहब हैं, चाहे कांशीराम साहब हैं, और ये जो प्रोफेसर माता दिन की जो डीन थे उनकी बात करें, क्योंकि अगर ये अपने लिए काम करते तो आज विदेशों के अंदर भी इनकी कोठियां होती, विदेशों के अंदर भी इनका वो होता। लेकिन इन्होंने अपने लिए नहीं करा। अगर इन्होंने करा तो समाज के लिए काम करा। आज समाज के लोग भिन्न भिन्न पदों पर जज हैं, प्रोफेसर, जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूं। इन सबको ध्यान में रखने के बाद में सेल्फिश नहीं बनना चाहिए, सेल्फिश नहीं होना चाहिए। समाज है, संसार है, याद तो वही रखेगा जिसके दिल के अंदर टीस होगी। बना दो कोठियां, बंगले, लेकिन जिस दिन औलाद ने आपसे पूछ लिया, वो बंगले, दौलत आपकी किसी काम की नहीं रहेगी। कैमरामैन जयराम के साथ मनोज पिप्पल, दिल्ली से।